आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशन। यानी कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने ज़रूर सीखने हैं अगर हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी या सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना चाहते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहले है वो है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन से मुराद हमारा क्या है? पीरियोडिक से मुराद यह है कि कोई चीज़ अपने आप को मखसूस वक्त में रिपीट कर रही हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक मोशन की तारीफ भी इसी पीरियोडिक की तारीफ से हम निकाल सकते हैं कि ऐसी हरकत, ऐसा मोशन जो कि कुछ वक्त बाद अपने आप को दोहरा रही हो, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तारीफ़ इसकी कुछ हम इस तरह करेंगे, डिफिनीशन इसकी कुछ इस तरह करेंगे। द मोशन ऑफ ए बॉडी which repeats itself after equal interval of time is called periodic motion। यानी किसी भी जिस्म की ऐसी हरकत जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के एक मखसूस लम्हे के बाद अपने आप को दोहरा रही हो, रिपीट कर रही हो, तो इस मोशन को हम कहेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन है। इसके एग्जांपल्स हम कौन से लेंगे? इसके एग्जांपल्स हम लेंगे पीरियोडिक मोशन के द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, यानी ज़मीन सूरज के गिर्द जो हरकत करती है एक साल के दौरान, ये अपना एक जो मोशन है ये दोबारा रिपीट करना शुरू करती है। मतलब एक चक्कर ये एक साल में मुकम्मल कर लेती है। तो इसके लिए जो वक्त का मखसूस लम्हा है ये 1 ईयर है, और हर एक साल बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इस मोशन को, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन को हम कहेंगे कि ये एक पीरियोडिक मोशन है। इसके बाद हमारे पास है द मोशन ऑफ ए स्विंग। एक झूले की जो हरकत होती है ये भी हमारे पास पीरियोडिक मोशन है। आपने नोट किया होगा कि जब हम झूले को हरकत देना शुरू करते हैं तो ये एक मखसूस वक्त के बाद अपने आप को बार बार दोनों साइड पे दोहरा रही होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट एग्जांपल 3 है हमारे पास द मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। इस तरह की घड़ियाँ आपने देखी होंगी जिसमें एक पेंडुलम लटका होता है और ये हर सेकंड के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा होता है। तो इस पेंडुलम के हरकत को, क्योंकि ये एक मखसूस वक्त में अपने आप को दोहरा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये भी इसी तरह है कि मून जो है, चांद, ये ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। हम इसको 1 मंथ कहते हैं, जो इस्लामिक मंथ होता है, ये इसके अंदर अपने आप को कंप्लीट करती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? ये पीरियोडिक मोशन है। स्पिन मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। जो स्पिन मोशन होता है ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द, इस तरह जब ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, ये एक हरकत जो है ये सूरज के गिर्द करता है। फॉर एग्जाम्पल ये सूरज, ये ज़मीन है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। ये एक हरकत ज़मीन जो है ये अपने एक्सिस के गिर्द भी करता है, जिसको हम स्पिन मोशन ऑफ अर्थ कहते हैं, जो कि इसका जो मखसूस दौरान होता है, इसका जो मखसूस टाइम इंटरवल होता है वो 1 डे होता है, यानी 24 आवर्स। तो ये इसमें अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास पीरियोडिक मोशन है। तो अक्सर जो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इसको हम वहाँ पे कहेंगे कि ये अब जो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है ये पीरियोडिक मोशन है। तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास वो है हुक्स लॉ।
ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। हुक्स लॉ जो कि 1678 में रॉबर्ट हुक ने पेश किया था। रॉबर्ट हुक का कहना था कि जो जितने भी अक्सर मास स्प्रिंग सिस्टम होते हैं वो एक सादा ताल्लुक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ज़ाहिर करते हैं, और इस ताल्लुक को उसने हुक्स लॉ का नाम दे दिया, जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। With inelastic limit, the applied force is directly proportional to the displacement। यानी किसी भी स्प्रिंग के इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है कि हम एक स्प्रिंग पे एक फोर्स अप्लाई कर लें, और जब हम इसको अप्लाइड फोर्स को हटाएं और ये दोबारा अपने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस पे आए तो इसको हम कहेंगे, यानी इसका जो नॉर्मल स्टेट है इस पे दोबारा ये वापस आए ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसको हम कहेंगे कि ये इलास्टिक लिमिट है इसकी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जिस पे हम लगाएं और इसके बाद ये वापस आए तो इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अगर ये वापस दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आता तो ये इसकी इलास्टिक लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी होती है। तो द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर जो फोर्स हम इस पे लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स एक स्प्रिंग पे जो अप्लाइड फोर्स हम लगा लें और इसको इस तरह खींच लें, तो यहाँ पर जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जो हटाव है इसका नॉर्मल पोजीशन से। फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक अप्लाइड फोर्स के ज़रिए पहुँच जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम x कहेंगे, जो लेंथ है x कहेंगे इसको। तो ये यहाँ पर अप्लाइड फोर्स और x जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब जितना हम अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगेंगे इतना ये x हमें ज़्यादा हासिल होगा, और जितना ये कम होगा इतना ही ज़्यादा होगा। इसके उलट अगर हम ले लें तो जितना हमें ज़्यादा x की ज़रूरत होती है उतना हम अप्लाइड फोर्स को ज़्यादा करेंगे। तो ये इससे हम अख़ज़ कर सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू x। या अगर हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करना चाहें तो जहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं हमें एक इक्वलिटी साइन और एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो f इज़ इक्वल टू कांस्टेंट x, और यहाँ पर जो कांस्टेंट हम लेंगे ये हुक्स ने लिया है k, यानी k x। ये रिलेशन हो गया आपका हुक्स लॉ का। यहाँ पर k से मुराद है हुक्स कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं हुक्स कांस्टेंट। और इसकी जो है यहाँ पर k की अपनी एक यूनिट भी है जो कि हम इस इक्वेशन से अख़ज़ कर सकते हैं, f इज़ इक्वल टू के एक्स, और k इज़ इक्वल टू f बाई एक्स। x को इस साइड पर लाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसी से हम इस k यानी हुक्स कांस्टेंट का यूनिट भी निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट आपको मालूम है न्यूटन, और x जो है ये लेंथ है तो इसकी यूनिट है मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर जो है ये इस हुक्स कांस्टेंट की यूनिट है। तो ये आपके लिए अच्छी मालूमात है, इसको अपने ज़हन में रखिए, आपने 9 पे ये सब कुछ पढ़ा है। अच्छा, इसी हुक्स लॉ के इक्वेशन को अगर हम मज़ीद आगे ले जाना चाहें तो हमने ये भी पढ़ा है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो बराबर होता है एक ऐसे फोर्स के जो कि इस अप्लाइड फोर्स के नतीजे में इलास्टिक बॉडीज़ के अंदर पैदा होता है, और इसका काम ये होता है कि ये बॉडी को दोबारा अपने नॉर्मल या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आए। इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो ये अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे इलास्टिक लिमिट के अंदर, और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पर अगर आप ले लें तो अप्लाइड फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लिया है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से
जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ही। इस रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि इसको रीअरेंज कर दें, एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू एफ अप्लाइड नेगेटिव साइन आप यहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे एक के साथ आपने लगाना है ताकि आपको मालूम हो कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेगेटिव साइन से मुराद ये है कि ये एफ रिस्टोरिंग और एफ अप्लाइड एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एफ अप्लाइड का आपको मालूम है कि एफ अप्लाइड हमारे पास यानी अप्लाइड फोर्स बराबर है हुक्स लॉ से आप लेने के एक्स, नेगेटिव साइन वही हम यहाँ पर लाते हैं ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका जो एक दूसरी हालत हो गया रिस्टोरिंग फोर्स के लिए आपके पास हुक्स लॉ का। ये मैथ में आप पढ़ चुके हैं, जस्ट अपने जहन में रखें क्योंकि आप आगे जो मास स्प्रिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वहाँ पे ये आपको काम आएगा। इसी से रिलेटेड कुछ दूसरे टॉपिक्स भी आप अगर सीख लें तो आगे हमें ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इसमें नंबर 3 पे हमारे पास इसमें है रिस्टोरिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स आपको मालूम है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं एक बॉडी को, इसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो कि अप्लाइड फोर्स के नतीजे में इलास्टिक बॉडी के अंदर पैदा होती है, ताकि जब भी हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव करें तो ये बॉडी को दोबारा अपने नॉर्मल यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ले जाए। The force which tends to move the body back to its original or equilibrium position when the applied force is removed is known as restoring force. It is noted by FRAS, restoring. यानी वो कुवत, वो फोर्स जो कि एक बॉडी को दोबारा ले जाने की कोशिश करता है अपने इक्विलिब्रियम या ओरिजिनल पोजीशन पे, जब हम अप्लाइड फोर्स इससे रिमूव करते हैं, यानी इसको हमने यहाँ पर खींच लिया तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें पैदा हो चुका है। जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स इससे रिमूव करते हैं तो ये दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इस फोर्स को हम कहेंगे कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये हमेशा एफ रिस्टोरिंग जो है ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है, यानी नेगेटिव साइन इसके पास हम लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? द पॉइंट एट विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर इसको हमने ओ से डिनोट किया है। जनरली इट इज़ नोटेड बाई ओ, यानी वो नुक्ता जहाँ पर किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स होता है, जो नेट फोर्स लग रहा होता है, वो हमारे पास ज़ीरो होता है। यानी आपके पास इस पोजीशन पे मुख्तलिफ फोर्सेस लग सकते हैं, लेकिन जब हम इसको सम अप करेंगे, इसका मजमुआ निकालेंगे तो वो आपके पास ज़ीरो आएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यहाँ पर नेट फोर्स जो होता है, टोटल फोर्स, वो ज़ीरो लग रहा होता है, इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इनर्शिया नंबर 5 पे, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट टू रिमेन एट रेस्ट और ऑफ ए बॉडी इन मोशन टू कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन in straight line unless acted on by an external force is known as inertia of the body. Inertia किसी भी जिस्म की वो खासियत है जिसके ज़रिए से अगर एक बॉडी फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्ट में है तो ये कोशिश करेगा कि ये हमेशा ऐसे ही रेस्ट में रहे जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और अगर कोई जिस्म हालत हरकत में है यानी मोशन में है तो ये हमेशा कोशिश करेगा कि ये एक तो यूनिफॉर्म मोशन में चले और दूसरा ये स्ट्रेट लाइन में ये अपना यूनिफॉर्म मोशन जारी रखे या रखने की कोशिश करता है।
एक्सटर्नल फोर्स जब तक इस पे नहीं लगता। तो इस प्रॉपर्टी को, एक जिस्म के इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इनर्शिया। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी आपने पढ़ा है 9th में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, ये इनर्शिया जो है ये आप सिंपल पेंडुलम में या आपको बहुत काम आएंगे वहाँ पे, या जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे वहाँ पर ये टर्म हम बार बार इस्तेमाल करते हैं इनर्शिया का। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 9th में आपने पढ़ा है, इसको अपने जहन में ज़रूर रखें, आगे ये हमें काम देगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइकिल और वाइब्रेशन। तो जब भी कोई जिस्म ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है तो इसके अंदर वन साइकिल या वन वाइब्रेशन से हमारा मुराद क्या होगा? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन ओ इज कॉल्ड वन साइकिल और वन वाइब्रेशन। एक जिस्म का मुकम्मल एक चक्कर अपने इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पे जब होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये एक साइकिल या एक वाइब्रेशन हो गया। यहाँ पर इन पिक्चर से आप ले सकते हैं, यहाँ पर हमने मास स्प्रिंग सिस्टम लिया हुआ है, यहाँ पर हमने सिंपल पेंडुलम लिया हुआ है। ये अगर हम आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे, या एक वाइब्रेटरी पार्टिकल हमने लिया हुआ है जो कि अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ पर मौजूद है। तो वन वाइब्रेशन या वन साइकिल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ये दो एक्सट्रीम पॉइंट हमने लिए हुए हैं ए और बी। तो जब एक वाइब्रेटरी पार्टिकल अपने फर्स्ट एक्सट्रीम पार्टिकल की तरफ चलती है और पहुँचती है वहाँ पर, इसको हम कहेंगे नंबर 1, और दोबारा वहाँ से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुँचती है तो इसको हम कहेंगे नंबर 2, और फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचते हैं जिसको हम कहेंगे नंबर 3, और फिर वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आती है, इसको हम कहेंगे नंबर 4। तो जब ये 4 पाथ ये कंप्लीट कवर कर लेगा तो इसको हम कहेंगे कि ये वन साइकिल या वाइब्रेशन हो गया है। कैसे? यहाँ से बी तक, बी से वापस ओ तक, ओ से ए तक और ए से वापस ओ तक। तो इसको हम कहेंगे कि ये वन साइकिल या वन वाइब्रेशन हो गया। सिंपल पेंडुलम में आप ये ले सकते हैं ओ से बी तक, बी से ओ तक और ओ से ए तक और ए से वापस ओ तक। ये वन साइकिल है। यहाँ पर आप ले लें, यहाँ से इस साइड पे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुँचेगा, तो हम लेते हैं इसको वन साइकिल या वन वाइब्रेशन को, यहाँ से इसको हम कहते हैं साइड ए और इसको बी। तो यहाँ से ए तक, ए से वापस ओ तक और ओ से बी तक और बी से वापस ओ तक। तो ये इसका हो जाएगा वन वाइब्रेशन और वन साइकिल। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन सीखना ज़रूरी है आगे, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे और इसी से हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी अखज़ करते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से हमारी क्या मुराद है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास वक्त का वो दौरानिया होता है जिसके अंदर एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो एक साइकिल या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है। जैसे हमने यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल लिया था, ये ए पोजीशन पर और बी पहले पहुँचता है, फिर ओ तक, फिर इसके बाद बी तक और फिर ओ तक। तो इसको हमने एक साइकिल का नाम दिया था। तो इस दौरान यानी ओ से स्टार्ट लेकर ए तक, ए से ओ तक और बी तक और फिर ओ तक, यहाँ तक जितना टाइम लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि यहाँ पर 3 सेकंड्स लगते हैं, तो इन 3 सेकंड्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास इस इन वाइब्रेशंस के लिए टाइम पीरियड है। यानी एक वाइब्रेशन या एक साइकिल 3 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। तो टाइम पीरियड से मुराद
ये है कि अगर यहाँ पर एक साइकिल 3 सेकंड लेता है, 4 लेता है, 5 लेता है, इस पे कोई लिमिट नहीं है, तो इस एक साइकिल के कंप्लीट होने में जितना वक्त लगेगा इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। इसको हम इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो हम कैपिटल टी इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है, क्योंकि ये वक्त है यानी टाइम है, और इसका यूनिट वही होगा जो हमारे पास SI सिस्टम में मौजूद है यानी सेकंड। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है? द नंबर ऑफ साइकिल्स आर वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम i.e. 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हम यूनिट टाइम ले लें, यूनिट टाइम से मुराद है 1 सेकंड, और एक वाइब्रेटिंग बॉडी इस वक्त 1 सेकंड के दौरान जितने साइकिल कंप्लीट करेगी, फॉर एग्जांपल मैंने नोट किया कि इसने 2 साइकिल कंप्लीट किए हैं 1 सेकंड में, तो इसको हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी ये है कि ये 1 सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट करता है। अगर 4 साइकिल कंप्लीट होते हैं 1 सेकंड में तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 साइकिल है 1 सेकंड में। अगर 5 साइकिल कंप्लीट करता है 1 सेकंड में तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 साइकिल है 1 सेकंड में। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका सिंबल जो है, सिंबल वो है स्मॉल f, और इसका यूनिट जो है ये हमारे पास है हर्ट्ज, जिसको हम HZ से डिनोट करते हैं। तो अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो इसके लिए हम इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है हमेशा, तो 1 और T ये इससे हम अख़ज़ कर सकते हैं, और इसी से इसकी यूनिट हर्ट्ज को भी हम अख़ज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि टाइम पीरियड का यूनिट है वो 1 और सेकंड है, और इस तरह 1 और सेकंड बराबर है हर्ट्ज के। तो फ्रीक्वेंसी से की तारीफ आप इस इक्वेशन से भी ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 5/1। 1 और सेकंड को हमने जुदा किया, इससे आप 5/1 हर्ट्ज लिख सकते हैं, या 5/1 = 5 और हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 5 हर्ट्ज है, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये 5 साइकिल कंप्लीट करता है ये बॉडी 1 सेकंड में। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की डेफिनीशन, इसका सिंबल, इसका यूनिट, और इसके लिए जो इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पर वो इस तरह लिखते हैं कि ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है। इससे पे हम आगे जाकर भी बात करेंगे। और इसका यूनिट जो है ये 1 और सेकंड के बराबर होते हैं, यानी जहाँ पर भी आपके पास 1 और सेकंड आए तो आप इससे हर्ट्ज बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर। इसके बाद है हमारे पास रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिश्ता है वो कुछ इस तरह है कि टाइम पीरियड जो है और फ्रीक्वेंसी जो है ये एक दूसरे के क्या है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और ये टर्म आपने मैथ्स में पढ़ा है, तो इससे हम इस तरह ले सकते हैं कि टाइम पीरियड हमारे पास 1 ओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, या फ्रीक्वेंसी जो है ये भी रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, तो ये 1 ओवर टी के बराबर होगा। यानी आपको इस रिलेशन से आप जो न्यूमेरिकल हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो आप टाइम पीरियड इससे निकाल सकते हैं, या आपको टाइम पीरियड दिया गया हो तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अच्छा, जिस तरह इसके
जो टी और एफ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इनके यूनिट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी सेकंड बराबर होगा 1/हर्ट्ज़ के, या हर्ट्ज़ बराबर होगा हमारे पास 1/s के। ये दो टर्म भी जहन में रखिए, ये न्यूमेरिकल में जब आप यूनिट को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको काम आएंगे ये। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी बॉडी के अंदर इस टॉपिक को इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ ना कुछ आपने डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक जो है वो 9th क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल है या बॉडी है मीन पोजीशन पे, और इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी की तरफ ले जाना चाहें तो इस साइड पे और इस साइड पे, तो यहाँ पर हम एट एनी टाइम इंटरवल और एट एनी पॉइंट इसका फासला हम ओ से मालूम करें तो इसको हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है। इसमें ये शर्त नहीं है कि आपने कंप्लीट ए तक जाना है या बी तक, आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं, यहाँ तक या यहाँ तक कहीं भी किसी भी वक्त जो बॉडी का फासला होता है मीन पोजीशन से, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो है हमारे पास एक्स। तो एक्स क्या है कि वाइब्रेटिंग बॉडी का अपने मीन पोजीशन से किसी भी वक्त किसी भी मकाम पर जो फासला होता है इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास, क्योंकि ये एक लेंथ है हमारे पास तो इसका यूनिट जो है वो मीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनोलॉजी है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी किसी भी वाइब्रेटरी बॉडी, फॉर एग्जांपल ये एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल है का अपनी मीन पोजीशन से जो ज़्यादा से ज़्यादा फासला होता है, यानी इससे आगे अब ये नहीं जाता बल्कि ये वापसी का सफ़र शुरू कर देता है, तो इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट को हमने ए पॉइंट का नाम ले लिया। तो इस टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, जिससे ज़्यादा ये आगे नहीं जाएगा बल्कि वापसी का सफ़र शुरू करेगा ये वाइब्रेटिंग बॉडी मीन पोजीशन की तरफ, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। इस फासले को, इस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। यहाँ पर आप ले सकते हैं, अगर हम बी पॉइंट तक पहुँच जाएं और इससे आगे ये पेंडुलम या स्विंग हरकत ना करे बल्कि वापसी का सफ़र शुरू करे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। यहाँ पर आप ओ पॉइंट से ए तक फासला ले सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, तो एम्पलीट्यूड के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो होता है एक्स नॉट। एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉट का सिंबल हम इसलिए लगाते हैं कि एक ख़ास डिस्प्लेसमेंट है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल या वाइब्रेटिंग बॉडी का अपने मीन पोजीशन से, इसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। यूनिट इसका जो है वो, क्योंकि ये भी हमारे पास एक लेंथ है तो इसका यूनिट जो है ये मीटर होगा हमारे पास। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपके लिए सीखना ज़रूरी है अगर आप ये चैप्टर सीखना चाहते हैं और आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से सीखना चाहते हैं, तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज को सीखना और अपने जहन में रखना इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इस पे एग्जांपल्स करेंगे, जो रिलेशन हमने पढ़ा टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, इसी पे हम असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें सपोर्ट हासिल हो। वीडियोस को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें।